नमस्कार। वाटर रिलेशन इन प्लांट्स के अंतर्गत ही मैं आपको आज रिलेशनशिप बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर, टर्गर प्रेशर एंड डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट के बारे में समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसे परासरणीय दाब, टर्गर प्रेशर, स्फीति दाब तथा डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट को विसरण दाब न्यूनता कहते हैं। तो आज अपन इन तीनों में पारस्परिक संबंध क्या है इसके बारे में जानेंगे, लेकिन इन तीनों प्रक्रियाओं के मध्य पारस्परिक संबंधों को जानने और समझने के लिए प्रत्येक प्रक्रिया को विस्तार से समझना होगा। यह प्रक्रियाएं निम्नलिखित है: परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर और आजकल नई शब्दावली में इसे ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी कहते हैं, स्फीति दाब, इसके साथ ही जुड़ा हुआ भित्ति दाब, और एक जो तीसरी प्रक्रिया है जिसे अपन कहते हैं विसरण दाब न्यूनता। तो आज एक एक करके तीनों को जानेंगे और अंत में इन तीनों के मध्य क्या रिलेशनशिप्स हैं उनको मैं बताने का प्रयास करूंगा। परासरण दाब और ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक पोटेंशियल को समझने के लिए एक ये प्रयोग है, ये करेंगे तो अपने को पता चलेगा। इस प्रयोग के माध्यम से अपन इस प्रक्रिया को या इस कारक है ये परासरण दाब जो एक वाटर रिलेशन में कारक के रूप में काम करता है, इसको अच्छी तरह से अपन समझ सकते हैं। इसमें मैंने चित्र में YouTube बनाई है जो कांच की होती है। इसके बिल्कुल सेंटर में एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगा रखी है और इस झिल्ली के दोनों तरफ एक जो हरे रंग के डॉटेड लाइनों से जो आर में प्रदर्शित किया गया है, यह विलयन है। विलयन यानी जिसमें विलायक और विलय दोनों के अणु पाए जाते हैं, और जो ब्लू डॉटेड लाइन से प्रदर्शित है यह शुद्ध विलायक है। जैसा कि ऑस्मोसिस की प्रक्रिया में मैंने आपको बताया था कि ऑस्मोसिस क्या है। ऑस्मोसिस में विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा विलयन के में प्रवेश करने की प्रक्रिया ऑस्मोसिस कहलाती है। तो यहाँ पे शुद्ध विलायक के अणु विलयन के अणुओं की तरफ या विलयन की तरफ गतिशील होंगे। तो अपन देखेंगे कि कुछ समय पश्चात जो YouTube है उसमें विलयन वाली भुजा का जो लंबाई है, हाइट है, वो बढ़ जाती है। अब अगर अपन विलयन वाले भुजा पे इतना प्रेशर डालें, बाह्य प्रेशर डालें कि विलायक के अणुओं का विलयन की तरफ मूवमेंट रुक जाए, गमन रुक जाए, तो ये जो प्रेशर अपन बाहर से डालते हैं ये प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर और ऑस्मोटिक पोटेंशियल के बराबर होता है। तो अपन परासरण दाब को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं जैसा कि लिखा हुआ है: किसी विलयन एवं विलायक को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक कर दिया जाए तो विलायक के अणुओं को विलयन में प्रवेश करने से रोकने हेतु आवश्यक न्यूनतम दाब परासरण दाब कहलाता है। यानी अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक्कृत विलयन और शुद्ध विलायक के मध्य विलयन के तरफ विलायक के अणुओं का गमन रोकने के लिए आवश्यक जो दाब होता है वो परासरण दाब कहलाता है। अब दूसरा दाब है स्फीति दाब, जिसे और भित्ति दाब। ये दो अलग अलग हैं लेकिन एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। जैसा कि स्फीति दाब है, उसको समझने के लिए अपन अगर किसी कोशिका को अल्प पराशरी विलयन में रखते हैं या शुद्ध
विलायक में रखते हैं तो विलायक के अणुओं का कोशिका के अंदर प्रवेश प्रारंभ हो जाता है और यह प्रवेश जब तक होता है तब तक कोशिका पूर्ण स्फीत अवस्था में नहीं आती, यानी साम्यावस्था तक इन विलायक के अणुओं की गति होती है विलयन में। अब पूर्ण स्फीत कोशिका जब हो जाती है तो कोशिका झिल्ली के द्वारा कोशिका भित्ति पर पड़ने वाला दाब है वो स्फीति दाब कहलाता है। यानी पूर्ण स्फीत कोशिका की कोशिका झिल्ली के द्वारा पादप कोशिका भित्ति पर पड़ने वाला दाब स्फीति दाब कहलाता है। और इस अवस्था में कोशिका भित्ति के द्वारा कोशिका की आकृति को बनाए रखने के लिए कोशिका झिल्ली पर जो दाब पड़ता है वो भित्ति दाब कहलाता है। जैसा कि बताया, अंत्यपरासरण की प्रक्रिया के दौरान कोशिका में प्रवेशित विलायक अथवा जल के अणुओं द्वारा कोशिका भित्ति पर उत्पन्न दाब स्फीति दाब कहलाता है। और इसके विपरीत कोशिका भित्ति द्वारा कोशिका झिल्ली को अपनी पूर्व की स्थिति में लाने हेतु कोशिका झिल्ली द्वारा कोशिका भित्ति पर पड़ने वाले स्फीति दाब के बराबर परंतु विपरीत लगने वाले दाब को भित्ति दाब कहते हैं। समझ में आया कि मतलब इसमें स्फीति दाब के विपरीत होता है लेकिन मात्रा लगभग उसके बराबर होती है। और स्फीति दाब कोशिका की आकृति को बनाए रखने का काम करता है। कोशिका में लचीलापन भी स्फीति दाब के कारण होता है तथा पादपों को तने हुए रखने के लिए स्फीति दाब की आवश्यकता होती है और यह महत्वपूर्ण होता है। अगर स्फीति दाब नहीं हो और कोशिकाओं की स्फीति नष्ट हो जाए तो कोशिकाएं मुरझा जाती है। जैसे अपन देखते हैं कि गर्मियों में अत्यधिक वाष्पोत्सर्जन के कारण पौधों की पत्तियां मुरझा जाती है और जब अपन उन्हें वाटरिंग करते हैं, पौधे को वापस जल देते हैं तो वो पुनः स्फीत हो जाती है, अपनी पूर्ववत अवस्था में आ जाती है। अब विसरण दाब न्यूनता क्या है? विसरण दाब न्यूनता, अगर मान लो कि एक शुद्ध विलायक जल है, अधिकांश पादपों में विलायक का काम करता है, और जल में अगर थोड़ा सा शक्कर अथवा नमक मिला दिया जाए तो इसके विसरण दाब पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो सब बातें इसके द्वारा पता चलती है। तो पहले तो इसकी परिभाषा को समझना आवश्यक है। विसरण दाब की परिभाषा क्या? किसी विलयन और उस विलयन के शुद्ध विलायक के विसरण दाब की मात्राओं के मध्य जो अंतर होता है वो विसरण दाब न्यूनता कहलाती है। और जैसा कि अभी मैंने बताया कि शुद्ध विलायक में और विलयन के विसरण दाब में क्या अंतर होता है, तो शुद्ध विलायक का विसरण दाब सदैव विलयन के विसरण दाब से अधिक होता है। अब इसको कैसे समझेंगे कि जैसे एक कोने में अपन अमोनिया की बोतल खोलते हैं तो वहां से वो पूरे रूम में फैल जाती है विसरण दाब के कारण, ठीक है। और इसी प्रकार कोशिका की विसरण दाब न्यूनता कोशिका की जल अवशोषण शक्ति का पैमाना है। यानी कोशिका में विसरण दाब न्यूनता जितनी अधिक होगी उसकी जल अवशोषण की शक्ति उतनी ही अधिक होगी, और इसी के कारण इसे चूषण दाब भी कहते हैं। और महत्वपूर्ण बात है, विलयन का विसरण दाब अपने विलायक के विसरण दाब से जितना कम होता है विसरण दाब न्यूनता कहलाती है। यानी विलयन और विलायक के
विसरण दाब में जो अंतर है वो विसरण दाब न्यूनता कहलाती है। और शुद्ध जल की तुलना में कोशिका की विसरण दाब न्यूनता अधिक होती है, क्योंकि कोशिका अत्यधिक जल को अवशोषित करने की क्षमता रखती है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि डीपीडी है वह कोशिका की जल अवशोषण की शक्ति का पैमाना है। अतः जल का प्रवाह बाहर से कोशिका में होगा, या दो पास पास की कोशिकाएं हैं तो एक जिसमें विलायक ज्यादा है वहां से जिसमें विलायक कम है, या दोनों में जो डीपीडी में अंतर है उसके आधार पर पादपों में जल का प्रवाह होता है। यह जल अवशोषण को भी प्रभावित करता है। अब परासरण दाब, स्फीति दाब तथा विसरण दाब न्यूनता में अंतर संबंध क्या है? तो अपन पढ़ते आए हैं, पूर्ववर्ती कक्षाओं में भी अपन ने पढ़ा है कि डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी और डब्ल्यूपी। या डीपीडी यानी डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, ओपी यानी ऑस्मोटिक पोटेंशियल और ऑस्मोटिक प्रेशर, टीपी यानी टर्गर प्रेशर और डब्ल्यूपी यानी वॉल प्रेशर। क्योंकि जैसा अभी मैंने पहले बताया कि टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर बराबर होते हैं, लेकिन वॉल प्रेशर है वो टर्गर प्रेशर के विपरीत पड़ने वाला दाब है। तो डीपीडी को अपन इस तरह से प्रकट कर सकते हैं कि डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। शुद्ध जल की तुलना में कोशिका रस का ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक पोटेंशियल अधिक होता है, ये अपन सब जानते हैं। और क्योंकि अब डीपीडी अपन तीन तरह की अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं पादपों में देखने को मिल सकती है। एक तो पूर्ण स्फीत, एक पूर्ण सलत और एक जीव द्रव्य कुंचित कोशिका प्लाज्मोलाइज से। तो अगर यह परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहां आपको समझाने का प्रयास किया कि पूर्ण स्फीत कोशिका में डीपीडी का मान कितना होता है। तो पूर्ण स्फीत कोशिका में डीपीडी का मान 0 होता है। 0 क्यों होता है? कि पूर्ण स्फीत कोशिका में ओपी लगभग टीपी के बराबर होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर है वो टर्गर प्रेशर के बराबर होता है। अतः डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी, और यहां ओपी बराबर टीपी है। तो जैसे मान लो कि किसी कोशिका का ऑस्मोटिक पोटेंशियल और प्रेशर 4 है और टर्गर प्रेशर भी 4 है, तो 4 माइनस 4 बराबर 0, तो डीपीडी 0 होगा। इस स्थिति में कोशिका में जल का और प्रवेश संभव नहीं होता, यानी साम्य अवस्था में वो कोशिका बनी रहती है स्फीति की अवस्था में। दूसरी, अगर कोशिका सलत है तो डीपीडी का मान क्या होगा? और सलत कोशिका में स्फीति दाब 0 होता है, क्योंकि कोशिका की प्लाज्मा कला के द्वारा कोशिका भित्ति पर कोई दाब पड़ता ही नहीं है, तो वो 0 होता है। तो डीपीडी ओपी के बराबर होगा। टर्गर प्रेशर 0 हो गया तो डीपीडी बराबर ओपी। अब मान लो किसी कोशिका का ऑस्मोटिक पोटेंशियल 4 है तो उसका डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट यानी डीपीडी भी 4 ही होगा, और इस अवस्था में जल है वो कोशिका में प्रवेश करेगा। अब तीसरी जो अवस्था आती है जीव द्रव्य कुंचित कोशिका में डीपीडी का मान क्या हो सकता है? तो जीव द्रव्य कुंचित कोशिका में टर्गर प्रेशर है वो ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक क्यों होता है? कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो संकुचित होती जाती है और संकुचित होकर जीव द्रव्य पे प्रेशर डालती है, तो वो एक ऋणात्मक प्रकार का प्रेशर होता है। अतः डीपीडी बराबर ऑस्मोटिक पोटेंशियल माइनस टर्गर प्रेशर, और टर्गर प्रेशर यहां पे मैंने बताया कि ये ऋणात्मक होता है। तो माना जाए किसी कोशिका का ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक पोटेंशियल 8 है तथा टर्गर प्रेशर 2 है, लेकिन जैसा कि पहले बताया कि यह ऋणात्मक रूप से दर्शाया जाता है,
तो डीपीडी बराबर ऑस्मोटिक पोटेंशियल और प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर, तो माइनस और विद इन पैरेंथेसिस -2, जैसे 8 और टर्गर प्रेशर 2 था तो ये इसमें जुड़ के और 10 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से आपके ये छोटे छोटे प्रश्न भी आ सकते हैं कि पूर्ण स्फीत कोशिका में डीपीडी कितना होता है, चलत कोशिका में डीपीडी कितना होता है, जीव द्रव्य कुंचित कोशिका में डीपीडी का मान क्या होता है। अगर मान दे के आपसे प्रश्न पूछे जाए तो भी आप इनके उत्तर दे सकते हैं। आज के इस व्याख्यान में मैंने आपको ऑस्मोटिक प्रेशर, टर्गर प्रेशर, वाल प्रेशर तथा डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट की परिभाषाओं को समझाने का प्रयास किया और इनमें अंतर संबंध क्या है उनको भी बताने का प्रयास किया, क्योंकि पादपों में रसारोहण और जल ट्रांसपोर्टेशन सारा इन्हीं प्रक्रियाओं पे आधारित होता है, क्योंकि एक कोशिका से जल का गमन दूसरी कोशिका में होता है तो एक कोशिका वो स्फीत होती है तो दूसरी चलत होती है। तो इस तरह से कोशिकाओं में एक कोशिका से दूसरी कोशिकाओं में जल की एक चेन बन जाती है। तो वो जड़ से अवशोषण से लेके और पौधे की पत्तियों के द्वारा वाष्पोत्सर्जित कैसे होता है यह सारा समझते हैं। तो इसको समझने के लिए वाटर रिलेशन को समझना आवश्यक होता है। आज वाटर रिलेशन का एक बिंदु जिसमें ये 3-4 परिभाषाएं थी उनको और उनके अंतर संबंधों को समझाने का मैंने प्रयास किया। आपको मन में कोई प्रश्न हो तो जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं, व्हाट्सएप ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करते ही आप उसके नीचे अपने प्रश्न डाल सकते हैं, हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे और हम भी छोटे छोटे प्रश्न बना के आपसे उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।